हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं +1 की बुक हॉर्नबिल की एक पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट हैं और इन्हें कहा जाता है फ्री वर्स का फादर। वॉल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब इनकी पोएम्स में अधिकतर राइम स्कीम नहीं मिलती, जैसे इस पोएम में भी आपको राइम स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। तो जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होती उसे कहते हैं हम फ्री वर्स वाली पोएम। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में एक मैसेज दिया गया है कि रेन हमें जीवन देती है। रेन हैज द कैपेसिटी टू गिव एवरीथिंग लाइफ। हर किसी को लाइफ देने का ये काम करती है। ये एक ऐसी फोर्स है और नेचुरल फोर्स है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं अगर वो बैलेंस में रहेंगी तभी ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्मूथली फंक्शन करेगा। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारे लाइफ का फंक्शन भी इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें संतुलन नहीं रहेगा। यही बात इस पोएम के माध्यम से पोइट हमें कहना चाहता है। आइए देखते हैं कि इस पोएम में क्या है। इस पोएम में एक कन्वर्सेशन है, वो पोएट और रेन के बीच में है। रेन को पर्सोनिफाई किया है, यानी कि इसमें पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। रेन एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको लिविंग थिंग बनाया गया है। और जब हम किसी नॉन लिविंग या इनएनिमेट थिंग को लिविंग बना करके प्रेजेंट करते हैं तो उसमें पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का प्रयोग होता है। तो इसमें पोएट रेन से क्या पूछता है और रेन उसका क्या रिप्लाई देती है, ये हमने देखना है। एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट मतलब आर, दाउ मतलब यू, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven whence, vaguely formed, altogether changed and yet the same. And who art thou? Who are you? आप कौन हैं? जैसे किसी से भी हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अननोन स्ट्रेंज पर्सन होता है कि हु आर यू, आप कौन हैं। इसी प्रकार से सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने, किसने, आई किसके लिए जो है, पोइट के लिए। पोइट कहता है कि मैंने रेन से पूछा हु आर यू, आप कौन हैं। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर रेन, रेन इज फॉलिंग वेरी सॉफ्टली, रेन बड़ी सॉफ्टली फॉल हो रही थी, नीचे गिर रही थी, बरस रही थी। और उससे पोएट पूछते हैं कि आप कौन हैं। विच गेव मी एन आंसर स्ट्रेंज टू टेल, विच गेव मी एन आंसर, जिसने मुझे एक आंसर दिया, एंड स्ट्रेंज टू टेल, और जो बताने में बड़ा अजीब है, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट रेन कैन गिव आंसर, कि रेन आंसर दे सकती है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन पोयम में सब कुछ पॉसिबल है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो पोएट ने कहा है कि इट इज वेरी स्ट्रेंज टू टेल यू व्हाट हैपेंड रियली, वास्तव में क्या हुआ ये बताना आपके लिए, आपको बहुत ही स्ट्रेंज है मेरे लिए। और क्यों स्ट्रेंज है, क्योंकि रेन को मैंने पूछा था कि आप कौन है, जिसने विच गेव मी एन आंसर, जिसने मुझे एक आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो यहां पे मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। द रेन गेव इट्स आंसर इन इट्स लैंग्वेज, रेन ने तो अपना जवाब अपनी भाषा में दिया, लेकिन पोइट कहता है कि उसके जवाब को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। और क्या कहा रेन ने, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। आई कौन है यहां पे आई है रेन, क्योंकि रेन को पर्सोनिफाई किया है। और यहां पे आई कौन था, पोएट। अब यहां रेन रिप्लाई कर रही है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ,
मैं धरती की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं जो ये धरती है, जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसकी कविता हूं। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की जो आवाज है, रेन की जो अपनी भाषा है, उसने ऐसे मुझे कहा। एटर्नल, अनंत रूप से, रेगुलरली, नेवर एंडिंग, कभी ना समाप्त होने वाली। एटर्नल, अनंत रूप से, आई राइट। अब कौन कह रहा है? रेन रिप्लाई कर रही है कि आई, यहां पे भी कौन है? आई, रेन है। आई राइट, मैं उभरती हूं, मैं जन्म लेती हूं। यहां राइज का मतलब है टेक बर्थ, जन्म लेना। मैं जन्म लेती हूं। वो बताती है कि मैं कहां से आती हूं, कहां से पैदा होती हूं, कहां से मैं राइज करती हूं। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी, बॉटमलेस जिसका बॉटम ना हो, बहुत ही गहराई तक। समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है। तो पोएम कहती है कि एक तो मैं बॉटमलेस सी से बाहर निकल के आती हूं, और एक आउट ऑफ द लैंड, इस धरती से, धरती से भी मेरा जन्म होता है। एटर्नल, अनवरत रूप से, लगातार, रेगुलरली, नेवर एंडिंग, कभी ना समाप्त होने वाली। रेन कहती है कि मेरा जन्म कहां से होता है? आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। इम्पैल्पेबल क्या होता है? जिसको देखा ना जा सके। विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच ना किया जा सके। विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। विच कैन नॉट बी फेल्ट, जिसको महसूस ना किया जा सके। कि मैं ऐसी हूं, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई महसूस नहीं कर सकता। और मैं कहां से निकलती हूं? लैंड से और बॉटमलेस से, सी से मेरा जन्म होता है। अब कौन नहीं, क्यों नहीं देख सकते हम रेन को? रेन जब होती है, ऊपर से होती हुई दिखाई देती है, लेकिन नीचे से जब इसका जन्म होता है तब ये दिखाई नहीं देती। कैसे? जो पेड़ पौधे हैं, जो सी है, समुद्र है, जो लैंड है, धरती है, उसमें जो भी पानी होता है, जो भी वाटर होता है, वो वेपोराइजेशन के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है, वाष्प बन के जाता है, और ऊपर जाकर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वहां पे उसके बादल बन जाते हैं। अब जैसे वो वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है तो हमें दिखाई नहीं देता। वही बात कह रही है यहां पर रेन कि कभी भी मैं अनंत हूं, लगातार हूं, अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है, और मैं इम्पैल्पेबल, कभी ना टच हो सकने वाली हूं। मुझे कोई टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, फील नहीं कर सकता। कहां से? जब मेरा जन्म होता है लैंड से और बॉटमलेस से, सी से। जाती कहां है? अब ये बता रही है। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर की ओर जाती हूं। हेवन स्वर्ग, लेकिन यहां पर है स्काई, अपवर्ड टू द स्काई, कि मैं आसमान की ओर बढ़ती हूं, क्योंकि ऊपर जाकर ही बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो वो बरसेंगे। वेंस वैग्यूली फॉर्म्ड, क्योंकि यहां से नीचे से कैसे जाती है? वाष्प के रूप में जाती है, और ऊपर जाकर के क्या हो जाती है? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बूंदों के रूप में बादल का रूप ग्रहण कर लेती है। कहती है वैग्यूली फॉर्म्ड, वैग्यूली अस्पष्ट रूप से, अनसर्टेनिटी, कि मुझे वहां पर जाकर के अपनी फॉर्म, अपना आकार, अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है। नीचे वाष्प के रूप में जाती हूं, और ऊपर जाकर के मेरा जो आकार है वो चेंज हो जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, सारी की सारी फॉर्मेशन मेरी चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम ही रहती हूं, फिर भी मैं वही रहती हूं जो हूं। मतलब कहने का क्या है कि इसकी फिजिकल शेप में चेंज आता है। नीचे तो वाष्पित होकर के जाती है कंडेंसन के माध्यम से, और ऊपर जाकर के ये छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है। यानी कि रहती तो पानी ही है, रहती तो वाटर ही है। कहती है कि ऊपर जाकर के मेरा रूप चेंज हो जाता है। ओनली फिजिकल फॉर्मेशन इसकी जो है चेंज हो जाती है, बाकी रहती है पानी का पानी ही है। इसका जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो मेन इसका रूट है वाटर, वो वही का वही रहता है। जैसे आप पानी का आइस देख सकते हैं, आइस को पानी में देख सकते हैं, पानी को आइस में, आइस पिघलेगी पानी बन जाएगा, पानी जमेगा आइस बन जाएगी। तो केवल फिजिकल चेंजेस आते हैं, और जो इसके मूल रूप से जो है ये जो पानी है उसमें कोई चेंज नहीं आता। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पोएट है वो पोएम से, जो रेन से क्वेश्चन पुट करता है कि आप कौन हैं, और रेन उसका जवाब देती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, और मेरा जन्म धरती से और बॉटमलेस सी से होता है, और मैं ऊपर की ओर जाती हूँ। तो वैग्यूली फॉर्म्ड,
मेरा अस्पष्ट रूप से, अनसर्टेन रूप से मेरा जो शेप है, जो फिजिकल शेप है वो चेंज हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी सेम ही रहती हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो एलिमेंट है, जो मूल तत्व है पानी, वो जो का तो रहता है। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार की डिवाइसेस का यूज किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज की गई है। एक तो इसमें है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। आई है रेन, तो यहाँ पर रेन को क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर आई की अगर बात करें, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया गया है। एक डिवाइस तो आपकी हो गई पर्सोनिफिकेशन। दूसरी क्या है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम ऑफ द अर्थ, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। पोएम ऑफ द अर्थ में क्या यूज किया गया है, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार, जिसको आप हिंदी में रूपक अलंकार कहते हो। आपको बहुत बार बताया जा चुका है दूसरी पोएम्स में भी कि मेटाफर क्या होता है, फिर भी एक बार बता देता हूं कि पोएम ऑफ द अर्थ इसमें मेटाफर इसलिए है, अगर तो इसमें लाइक और एज का प्रयोग होता फिर तो होता सिमिली, क्योंकि सिमिली में और मेटाफर में होता कंपैरिजन ही है, करते हम कंपेयर ही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है रूपक में, जैसे आप देखिए चंद्रमुख, और दूसरा देखिए चंद्रसामुख, चंद्रसामुख। इसमें क्या है, चांद ही मुख है, मुख ही चांद है, सेम वही चीज है। पोयम ही अर्थ है, अर्थ ही पोयम है, मेटाफर है। यहाँ चांद सा मुख है कि चांद के जैसा मुख है, चांद के समान है, कि मुख कैसा है, मुंह कैसा है, फेस कैसा है, चांद के जैसा है। और यहाँ पर क्या है कि मुख ही चांद है और चांद ही मुख है। तो जहां पर अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, जहां पर अर्थ को पोएम ही मान लिया गया है और पोएम को अर्थ ही, तो इसलिए यहां पर क्या है, मेटाफर का यूज किया गया है। और एक पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज है। यहां पर देखिए एन आंसर, एन आंसर, इसमें अ की साउंड है, तो यहां पर क्या है, एलिट्रेशन है, इसमें एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमने इसको देखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है। अब रेन ने बता दिया है कि उसका जन्म कहाँ से होता है, वह लैंड और जो बॉटमलेस सी है वहाँ से पैदा होती है। अब जाति कहाँ है, जाति कहाँ है, ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर की ओर जाने के बाद, इसके बाद रेन एक्सप्लेन करती है, आई डिसेंड टू लिव द ड्राउट्स एट मीज डस्ट layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। यहां पर रेन कहती है कि आई डिसेंट, डिसेंट कम डाउन, कि मैं जो है नीचे आती हूं, ऊपर तो चली जाती हूं, उसके बाद नीचे आती हूं। क्यों आती हूं, टू लेव, लेव मीन्स वॉश करना, धोने के लिए, बेद, स्नान कराने के लिए। हर चीज नहा लेती है जब बारिश नीचे आती है, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लांट्स, ये सब चीज क्या हो जाती हैं, नहा लेती हैं। तो कहती है मैं नीचे आती हूँ टू लेव द ड्राउट्स। ड्राउट्स क्या होता है, अकाल पड़ना, भूखमरी। किसके कारण, क्योंकि जमीन जो है सूख जाती है, फसल नहीं होती। तो यहां ड्राउट का मतलब है जमीन का सूखा हो जाना। जो जमीन जब सूखी हो जाएगी उसमें फसलें नहीं होंगी, फसलें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो कहती है उस सूखे को खत्म करने के लिए, जो सूखा पड़ जाता है, एटमीज, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जो धूल कण उड़ते रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जब मैं आती हूं उनको मैं नीचे जमा देती हूं, नीचे बैठा देती हूं। डस्ट लेयर्स, जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स पे डस्ट की लेयर्स होती हैं, धूल की परतें जमी होती हैं, ऑफ द ग्लोब। और ये सारी चीजें होती कहाँ हैं, ड्राउट, एटमीज, डस्ट लेयर्स होती कहाँ हैं, ऑफ द ग्लोब। ग्लोब से हमारा मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, धरती का जो तलहटी है,
धरती की जो सरफेस एरिया है, जो ज़मीन का एरिया है, कहती है ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं और मैं ज़मीन पर पड़ने वाले सूखे को, एटमीज को, डस्ट लेयर को सबको नहला देती हूँ, उनको साफ सुथरा बना देती हूँ, उनको वॉश कर देती हूँ, इसलिए मैं नीचे आती हूँ। एक चीज और जो रेन बताती है, एंड ऑल दैट इन देम, इन देम, देम का मतलब क्या है? ये सारी चीजें, एटमी, स्ट्राउट, डस्ट लेयर्स, जमीन, जमीन के अंदर का पार्ट, उनमें क्या होता है, जमीन के नीचे कुछ बीज पड़े होते हैं। जैसे आप जब बीज खेत में बोओगे तो उसके अंकुरित हो जाएंगे, वो बीज प्लांट्स के रूप में बाहर निकलेंगे। निकलेंगे कब? जब उसमें पानी दोगे आप। और पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है। रेन इज अ सोर्स ऑफ वाटर। कहते हैं उस जमीन में, ऑल दैट इन दम विदाउट मी, उस जमीन में जो दबे हुए बीज हैं, वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, जहां पर जो बीज दबे पड़े हैं वे क्या हैं? वे छिपे हुए हैं, लेटेंट, हिडन हैं, और अनबोर्न है, अभी तक वो स्फुटित नहीं हुए हैं, अंकुरित नहीं हुए हैं, अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ है। तो रेन क्या कहती है कि जमीन में दबे हुए बीज मेरे बिना केवल सीड्स ही हैं, दे आर ओनली मेयर सीड्स विदाउट मी। जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा, मैं पानी नहीं दूंगी, तब तक वो बीज ही रहेंगे और तब तक वो हिडन ही रहेंगे, बरीड, दबे हुए रहेंगे और अनबोर्न रहेंगे। लेकिन मेरे आने से वो स्फुटित हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। इसलिए रेन को बताया है कि रेन क्या है? वो लाइफ गिविंग है। रेन इज आ लाइफ गिविंग फोर्स, हमें जो है जीवन प्रदान करती है। हमें कैसे जीवन प्रदान करती है? जब फसलें उगेंगी तो हम खाएंगे तो जिएंगे। तो इसलिए जो मैसेज, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मैसेज दिया है पोएट ने कि जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा लाइफ भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो रेन ने बता दिया कि मैं नीचे इसलिए आती हूं, और आगे क्या कहती है? एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, एवरी टाइम, ऑलवेज, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कहती है मैं लाइफ देती हूं, जीवन देती हूं अपने आप को, अपने ओरिजिन को, जहां से मैं पैदा होती थी, मैं उसी को फिर से जीवन देती हूं। कैसे? पेड़ पौधों से, रिवर्स, माउंटेन्स, जो सी है, समुद्र है, उनसे वाष्प बन करके रेन का जन्म होता है। और फिर रेन जो है नीचे फिर से बरसती है, फिर से नीचे बूंदों के रूप में आती है, समुद्र में भी गिरती है, पहाड़ियों पर भी गिरती है, पेड़ पौधों पर भी गिरती है, उनकी जड़ों में पानी भी देती है। ये पेड़ पौधे, समुद्र, ये माउंटेन्स, ये जमीन, यहीं से तो रेन का जन्म हुआ था, और फिर रेन वापस फिर वहीं उन्हीं पर गिर गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोबारा उनको पानी नहीं मिलेगा तो दोबारा वाष्प कैसे बनेगी? ये लाइफ साइकिल कैसे चलेगा? तो हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि रेन भी कहते हैं कि मैं डे एंड नाइट, हर समय, हर वक्त अपने आप को ही जीवन दान देती रहती हूं। यानी कि मतलब यह है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, वो आपके लिए ही है। पॉइंट ये बताना चाहता है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, जो मेरा ओरिजिन है, जहां से मैंने जन्म लिया था, जहां से मैं राइज हुई थी, उस जमीन से, उस समुद्र से, वहीं पे मैं बरस पड़ती हूं, तो वहीं से मैं अपने आप को ही जीवन देती हूं। और जीवन देके क्या करती है? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, हर चीज को प्योर बना देती है, साफ सुथरा, सुंदर। ब्यूटिफाई, सुंदर बनाना। तो रेन का क्या कार्य है कि रेन नीचे आती है एंड रेन मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड प्यूरिफाई एवरीथिंग, हर चीज को क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। आगे लास्ट की जो 2 लाइनें हैं उनको पोएट ने ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में रखा है लास्ट की 2 लाइंस का। इनका पोएम से कोई मतलब नहीं है, ये केवल पोएट ने जो रेन है उसकी कंपैरिजन की है एक सॉन्ग के साथ। और कैसे कंपैरिजन की है ये देख लीजिए। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग wrecked or unwrecked duly with love returns। रेन कैसे आती है? रेन आती है
और आकर के अपने बर्थ प्लेस से, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, रेन का जन्म होता है वहां से। आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और आकर के उसको जो काम करना है, उसको चाहे ड्राउट, एटमिस्ट, डस्ट लेयर, इनको धोना है, वॉश करना है, नया लाइफ देना है, वो फुलफिलमेंट करके घूम करके वंडरिंग हो करके चली जाती है। चाहे उसको कोई देखे, रैक्ट और अनरैक्ट। रैक्ट और अनरैक्ट का मतलब है चाहे उसको कोई देखे, सुने, ना देखे, ना सुने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल डूली विद लव रिटर्न्स, प्यार के साथ वापस चली जाती है, जन्म लेती है, आती है और चली जाती है। उसकी तरफ कोई रैक्ट और अनरैक्ट कोई ध्यान दे, उसको सुने ना सुने, ठीक है, अनरैक्ट ना सुने, चाहे उसको ना देखे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह चली जाती है। यह बात हो गई रेन की। अब रेन को कंपेयर किसके साथ किया है? सॉन्ग के साथ, कि जैसे एक सॉन्ग बर्ड होता है, बर्ड क्या करता है? अपना सॉन्ग गाता है, अपने घोंसले से निकलता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने नेस्ट से निकलता है। जैसे बारिश कहाँ से आती है, रेन कहाँ से जन्म होता है? समुद्र से या लैंड से, धरती से जन्म होता है, और वहाँ से निकल करके घूम करके सबको प्यूरिफाई करके ब्यूटीफुल बना करके वापस चली जाती है, चाहे उसको देखे ना देखे। इसी प्रकार से बर्ड अपने सॉन्ग को सिंग करता है। किसके लिए सिंग करता है? अपने मेट के लिए, अपने फीमेल पार्ट के लिए। उसका फीमेल पार्ट है, फीमेल बर्ड है, उसके लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो अपने सॉन्ग को सिंग करता है, अपने घोंसले से निकल करके आकर के, और घूम करके अपनी ड्यूटी पूरी करके, घूम करके उसके बाद प्यार से वापस लौट जाता है। चाहे कोई उसकी ओर ध्यान दे चाहे ना दे, उसके सॉन्ग को सुने चाहे कोई ना सुने, उसने अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है। जिस प्रकार से रेन के साथ सॉन्ग को यहां पर क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। ऐसे ही जो पोयम है उसका बर्थ प्लेस क्या है? पोयम का बर्थ प्लेस है पोएट का हर्ट, पोएट्स हर्ट, कि पोयम पोएट के हर्ट से निकलती है और हम सब लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे ये पोयम सब लोगों तक पहुंच रही है, चाहे कोई इसको समझे चाहे ना समझे, चाहे इसको फील करे ना करे, पोएट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पोयम पोएट के हर्ट से निकली, अपना काम किया, अपने जो विचार थे, अपनी जो बातें थी, सब जगह घूम फिर करके सबके पास जा करके वापस पोएट के हर्ट में ही चली जाती है। यानी कि उसका असली मीनिंग तो पोएट ही समझता है कि उसने वो किस पर्पज से लिखी है। तो यहां पर लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, इनमें कंपैरिजन है सॉन्ग, रेन और पोयम। रेन अपने बर्थ प्लेस से आती है, फुलफिलमेंट करती है, अपना काम करती है, वापस चली जाती है। सॉन्ग, बर्ड सॉन्ग को जो है वो सिंग करता है अपने नेस्ट से बाहर निकल करके, उसके बाद वापस अपने घोंसले में ही, नेस्ट में ही चला जाता है। इसी प्रकार से पोयम है पोइट के हर्ट से, क्योंकि पोइट का हर्ट उसका बर्थ प्लेस है, वहाँ से निकलती है और वापस हम सब लोगों के पास जा कर के वापस फिर पोइट के हर्ट में ही चली जाती है। इन तीनों चीज़ों को, रेन की वॉइस को, बर्ड के सॉन्ग को या पोइट की पोयम को, कोई सुने, देखे, महसूस करे या ना सुने, ना देखे, ना महसूस करे, इसका कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से पोइट ने हमें रेन के माध्यम से अपने मैसेज को क्लियर किया है कि मेन मैसेज क्या है, कि जो रेन है वो एक लाइफ गिविंग फोर्स है, लाइफ देती है, नेचुरल है। तो हमें नेचुरल चीज़ों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसे इंसान हमेशा करता है, पेड़ों को काट रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, नदियों को दूषित कर रहा है। उनको अपने नेचुरल फ्लो में चलने दीजिए हर सिस्टम को, तभी हमारा लाइफ भी प्रॉपरली फंक्शन करेगा। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।